प्रमुख पुस्तक, हर महीने में कुछ ना कुछ किताबें छपती है और बहुत सारे ऐसे चर्चित व्यक्ति हैं जो किताबें लिखते हैं और वहाँ से सवाल आता है। तो देखिएगा साहब, एक पुस्तक है जिसका नाम है ए लाइफ इन शैडोज, ए लाइफ इन शैडोज, ए लाइफ इन शैडोज ए मेमोयर। इसको जो लिखा है, कौन लिखा है? ए.एस. दूलत। कौन लिखा है? ए.एस. दूलत। ठीक है साहब, ये लिखे हैं। उसके बाद सेकेंड है द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी, द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी। ठीक है, इसको जो लिखे हैं, कौन लिखे हैं? सुधा मूर्ति। और ये थोड़ा सा ज़्यादा VVI हो जाता है क्योंकि इनकी कई पुस्तकों को पूछा गया है। यही है साहब सुधा मूर्ति। ठीक है ना। चलिए, हैप्पी पैलेस, हैप्पी पैलेस, खुशी का जगह, ऐसे करके दे सकता है आपको हिंदी में। तो ये कौन लिखे हैं? एमिली हेनरी। कौन लिखे हैं? एमिली हेनरी। उसके बाद है चेन ऑफ थॉट्स, इसको कौन लिखे हैं? कसांद्रा क्लेयर। कौन लिखे हैं? कसांद्रा क्लेयर, कसांद्रा क्लेयर। ठीक है ना। तो एक बार रिकॉल कर लीजिए, ए लाइफ इन शैडोज कौन लिखे हैं? ए.एस. दूलत। उसके बाद द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी कौन लिखे हैं? सुधा मूर्ति। हैप्पी पैलेस कौन लिखे हैं? उसके बाद है चेन ऑफ थॉर्न्स कौन लिखे हैं? कसांद्रा क्लेयर। क्लियर है ना साहब। चलिए, उसके बाद ये बुक और VVI हो जाता है। फोकस इन द रोड, माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड, माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड। ये जो लिखे हैं श्री रंगराजन, डॉक्टर सी रंगराजन। ठीक है, ये RBI के 19वें गवर्नर थे, RBI के 19वें गवर्नर थे। आप जब देखिएगा रुपया वगैरह तो रुपया पर न सिग्नेचर होता है गवर्नर का। ठीक है ना। तो पूछेगा कि नोट पर सिग्नेचर किसका होता है, क्या बोलेंगे? गवर्नर का। गवर्नर का सिग्नेचर होगा ना, गवर्नर का सिग्नेचर होगा ना, तभी रुपया लीगल है, नहीं तो इलीगल हो जाएगा। आए समझ बात है। और लेकिन 1 रुपया का जो नोट होता है ओकरा पर किसका होता है? वित्त सचिव का होता है। किसका होता है? वित्त सचिव का होता है। तो ये सवाल कई बार पूछा जाता है, खास करके SSC का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 रुपया के नोट्स पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो वित्त सचिव का। बाकी जितना रुपया होगा सारे रुपया पर किसका? RBI गवर्नर का। आए समझ बात है। और ये जो पुस्तक लिखे हैं माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड्स, मतलब RBI में गवर्नर के पद पर रहते हुए ये क्या अनुभव किए थे, इस चीज़ों को ये अपनी किताबें में लिखे हैं। ये 19वें गवर्नर थे RBI के, डॉक्टर सी रंगराजन। यही है साहब डॉक्टर सी रंगराजन। ठीक है साहब। अगर RBI की चर्चा आई तो बताइए कि RBI की स्थापना, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1 जुलाई 1935 को, 1 जुलाई 1935 को। ठीक है साहब, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और किस अधिनियम के तहत? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है। पूछा जाएगा कि भारत में मुद्रा एवं साख नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? क्या बोलेंगे? RBI के द्वारा। मतलब साख नियंत्रण और मुद्रा नियंत्रण मतलब समझ में आता है कि दुनिया की अपेक्षा पूरी दुनिया में जिस तरह से रुपया का वैल्यू हो रहा है उसके बनस्पत भारत में कितना रुपया छापा जाना चाहिए। जैसे कि हम लोग सुनते हैं कि जो भारत गरीब देश है, बिहार गरीब राज्य है, तो ऐसा नहीं होता कि भारत सरकार के रुपया तो भारत सरकार छापती है, ऐसा नहीं होता कि जो इतना रुपया छाप लेता, इतना रुपया छाप लेता कि गरीबी ये दूर हो जाता है। आए समझ में? तो आपको नहीं लगता कि साख नियंत्रण गड़बड़ा जाएगा? और नहीं तो ऐसा होता कि चुनाव जब होता है ना तो सबको बोल देता है एक रुपया छापने वाला मशीन दे देंगे, सब क्या कहो मशीन माँ दे देता, और सब लोग बैठ करके क्या करता? छापते रहता। आए समझ में? तो नहीं लगता कि अमीर हो जाते हम लोग? लेकिन ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि इसी को नियंत्रित करता है। अगर रुपया अधिक छपा गया तो वैल्यू सब कुछ का गिर जाएगा। मान लीजिए आपको मशीन दे दिया, अब आपको मशीन दे दिया तो आप क्या करिएगा? बैठ करके छापते रहिएगा। और छापते रहिएगा तो बताइए कि आप छाप लीजिएगा तो आपको कोई काम करने का मन करेगा? हम अभी पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं? रुपया के कारण, रुपये कारण ना। रुपया वाला मशीन हमारा हो जाएगा, कौन कुत्ता काटा है वो करते रहेंगे, छाप लेते बढ़िया से। ऐसे बात है। उसके बाद मान लीजिए किसान है बेचारा, धूप में, सब देखिए अभी बैसाख का दिन आएगा, गेहूं काटेगा वो। अब मान लीजिए गेहूं काटेगा तो ओकरो तो धूप लगता है, वो भी 300 है। अगर ओकरो मशीन मिल जाता तो वो भी गेहूं उपजाता, क्या करता? छाप लेता। हम भी गेहूं खरीदिए लेंगे, तो सब लोग गेहूं खरीदिए लेता, बोलता पैसा है खरीद लेंगे, तो गेहूं उपजाता कौन?
आए समझ में? तो इसी सारे चीजों को बैलेंस कौन करता है? आरबीआई करता है। इसी चीज को बोलते हैं मुद्रा एवं साख नियंत्रण। मतलब मुद्रा को क्या करना? नियंत्रित करके रखना, जितना जरूरत होगा उतने छापना है। आए समझ बात है? तो यहां से सवाल आ सकता है कि मुद्रा नियंत्रण और साख नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? क्या बोलेंगे? आरबीआई के द्वारा। क्लियर है साहब? चलिए, अब है साहब प्रमुख दिवस। इसमें तो कुछ ज़्यादा समझाना नहीं है, बस दिवस को याद कर लेना है। 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं? विश्व एड्स दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। और इस बार 2022 का जो एड्स दिवस था उसका थीम क्या था अगर पूछेगा तो क्या बोलेंगे? इक्वलाइज। क्या बोलेंगे? इक्वलाइज इसका थीम था। कई बार थीम पूछ दिया जाता है। अभी देखिएगा बीपीएससी वालों में एक थीम पूछा था, किसका? इसका थीम पूछा था बीपीएससी में भी, बताइए। हाँ, नहीं पता है? शायद राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस का पूछा था कि थीम क्या था। इस तरह से सवाल था। थीम पूछा है अभी एक सवाल में, ठीक है साहब? थीम पूछा है, ठीक है। अब देखिएगा तो थीम पूछ दिया जाता। चलिए, 3 दिसंबर को दिव्यांग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जयंती। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जयंती। जयंती का मतलब क्या हुआ? जन्म। और पुण्यतिथि मतलब मरण। ये नहीं कि मरने के दिन जन्मा देना है, जन्माने के दिन मार देना है, ऐसा नहीं करना है। एगो नेतवा बोल दिया था, उनका था क्या कहते हैं? जयंती, जन्म दिवस था। वो दिन बोला कि पुण्यतिथि पर, समझ रहे? अवले समझ रहे? नेतवा कितना नहीं बुझना था जयंती की होता है, पुण्यतिथि हो क्या होता है, बताइए क्या होता है? गजब हालत। याद रखिएगा 3 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था, इसीलिए करके बोला जाता है राजेंद्र प्रसाद जयंती। और आज समझ बात है? चलिए, उसके बाद 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। कौन सा दिवस? नौसेना दिवस 1971 से। कब से? 1971 से। जब हम लोग पाकिस्तान को लतियाए थे तो उसी समय से हम लोग जीत गए थे ना, तो उसी दिन से 4 दिसंबर को क्या मनाते हैं? नौसेना दिवस। जब क्योंकि बांग्लादेश, आपको पता है ना कि बांग्लादेश पहले देश नहीं था। ये बात बताए थे ना दिन कि बांग्लादेश देश नहीं था, वो पूर्वी पाकिस्तान था। ऐसा नहीं बात है? 2 पाकिस्तान था पहले। थोड़ा सा जल्दी से शॉर्ट में एक गीत गा देते हैं, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि क्यों मनाया जाता है। ये बात पता होना चाहिए ना आपको। देखिए साहब, यहाँ पर था, भारत जब आज़ाद हुआ ना तो यहाँ बन गया पाकिस्तान, क्योंकि मुस्लिम समुदाय था, ये पाकिस्तान बन गया। और यहाँ भी मुस्लिम था तो ये भी बोला कि हम बनेंगे कौन चीज़? पाकिस्तान। तो ये हो गया पश्चिमी पाकिस्तान, और ये हो गया पूरब की तरफ है ना, ये हो गया पूर्वी पाकिस्तान। आया समझ में बात? बाद में जाकर दरोगा में इससे सवाल भी आया है, देखिएगा प्रीवियस ईयर में करवाएंगे कि बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ है, इस तरह का सवाल। और एक लड़का आकर के एक दिन बोल रहा था हमको, सर 16 दिसंबर होगा सर। लूसेंट में देखे थे सर, नेट पर देखे थे सर। रे बकलोलबा, कुछ छाप देगा तो ही मान जाएगा। 16 दिसंबर का क्यों हुआ था पहले जानो। विजय दिवस मनाया जाता है, उसी दिन पाकिस्तान आत्मसमर्पण किया था, इसीलिए करके विजय दिवस मनाया जाता है। और 2 देश में विजय दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर को, भारत में भी और बांग्लादेश में भी। दोनों सेना मिलकर के उसको सरेंडर किया था। ऐसे में बातें। लेकिन कहेगा सर उसका स्वतंत्रता दिवस तो मनाया जाता है 16 दिसंबर के, लूसेंट में लिखल था। रे बकलोल, कौन किताब ऐसा है जरा में 1-2% अशुद्धि नहीं होता? इन्हें बोलते लूसेंट गड़बड़े है। अगर लिखल है, हम तो नहीं देखिए लूसेंट, हम तो जल्दी यूज़ नहीं करते हैं, या करते भी तो जो टॉपिक लगता है कि लूसेंटे से क्लियर हो जाएगा तो उसको यूज़ करते हैं। तो अगर लूसेंट में लिखल है तो हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो। तुम विजय दिवस के बोल देगा स्वतंत्रता दिवस, कोनो दिन आज़ाद कर देगा। गजब हाल है। चलिए, तो ये बन गया पूर्वी पाकिस्तान। ऐसा में बाद में इसमें पूर्वी पाकिस्तान जो था ना, इसके साथ सौतेला व्यवहार कर रहा था। कौन? पाकिस्तान। इसको बड़ा मतलब तंग करता था, अत्याचार करता था, समझ रहे ना, बहुत कर रहा था। इसीलिए करके यहाँ के एक नेता था जिसका नाम था मुजीबुर रहमान, समझे? ये वहाँ पर आंदोलन कर दिया कि हमको आज़ाद कर दो, हम तोरा साथ नहीं रहेंगे, तुम ठीक आदमी नहीं है, समझ रहे? कौन बोला? मुजीबुर रहमान। एक पकड़ के उठा के लेकर चल गया कहाँ? बांग्लादेश, सॉरी पाकिस्तान। एक उठा के लेकर चल गया पाकिस्तान, तुम आज़ादी लेगा तोरा बता देता है, समझ में? चला गया, लेकर के चला गया। तो इसका समर्थक होगा ना साहब, यहाँ का जो जनता था सब आंदोलन करना शुरू कर दिया। आंदोलन जो ही करना शुरू कर दिया ना, तो पाकिस्तान में इसको गोली मारना शुरू कर दिया। तो बेचारा डर से सब पाकिस्तान, यहाँ का जो था ना मुसलमान, सब घुस गया भारत में। 4 लाख से 5 लाख मुसलमान घुस गया। ऐसा समझ बात है?
तो जब भी होता है ना देश का खाना जो होता है ना, खाना जो भी अनाज वगैरह है वो लिमिट होता है, साल भर का टारगेट बना के सरकार रखती है ताकि जो है सो क्या कहते हैं अनाज खत्म नहीं हो। आप देखते हैं ना कि गांव घर में क्या होता है, कोठी में रखते हैं गेहूँ ठूस करके 1 साल के लिए कम से कम रखते हैं ना, ताकि बाद में दिक्कत नहीं हो, कोई रिश्तेदार पहुंच जाए दिक्कत नहीं हो, आए समझ बात है। उसी तरह से 1 साल तक हम ना, भारत सरकार के पास भी एक डाटा होता है कि 1 साल तक हर चीज़ मेरे पास क्या है उपलब्ध है। तो भारत सरकार रख लेता, लेकिन 4 लाख लोग घुस गया, 1-2 आएगा तो कोई बात नहीं है। आपके घर पे मान लीजिए 1 साल के लिए गेहूँ रख ले, 1-2 आदमी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है आपका रिश्तेदार 10 को 15 को परिवार है, एक के बार पहुंच गया 15 हो 1 साल के लिए, बताए पूरेगा गेहूँ क्या? नहीं पूरेगा, घट जाएगा ना। तो आप रिश्तेदार 2-4 1 आध महीना रहेगा, उसके बाद जेबो नहीं करता है यहाँ से, समझ रहे हैं, मने मन बोलिएगा। तो 4 लाख घुस गए यहाँ पे, तो भारत को खाना की किल्लत हो गया। तो इंदिरा गांधी बोली कि जो पाकिस्तान को चाहे तो उसको जल्दी से ले जाओ पूर्वी पाकिस्तान ठेल करके, तो हर आदमी तुम ले जाओ, अरे तो बड़ी मार मारेंगे हम, समझ रहे। तो फिर ये नहीं माना और ये आतंक कर ही रहा था। चाहे बोला कि चाहे तो तुम इसको मारना छोड़ दो, खुद लौट के चला जाएगा, और नहीं छोड़ेगा मेरे यहाँ आएगा तो हम तोरा मारेंगे। केकरा चलती आ रहा, तुरंत चलती आ रहा, हम तोरा छोड़ेंगे नहीं। फिर यूएनओ बोला क्या, जो यूएनओ अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है वो बोला क्या कि ठीक है कोई बात नहीं है, हम पाकिस्तान को बोलेंगे। लेकिन पाकिस्तान को बोलेगा क्या, क्योंकि अमेरिका इसको सह दे रहा था, अमेरिका इसको सह दे रहा था कि कोई बात नहीं कुटते जाओ उधर, समझ रहे। और जब आज़ाद हो रहा था ना, पाकिस्तान में बोल रहा था कि यहाँ से ना हमको रास्ता दो आने जाने के लिए, बीचे बीच क्या दो रास्ता दो। मतलब पूछा कि भारतीय नेता सबसे बड़ी बकलोल है। पटेल जी बोला माथा तो खराब है, और वो भी बोल रहा कितना किलोमीटर जानते हैं, 10 किलोमीटर का, 8 नहीं 10 किलोमीटर का। ये 10 किलोमीटर का रास्ता में तोरा रास्ता चाहिए 10 किलोमीटर, घोलट के जाएगा कि बकलोल कहीं का, घोलट वो करेगा 10 किलोमीटर का रास्ता नहीं जरूरत पड़ेगा। इसलिए मांग रहा था कि जाएंगे ना रास्ता धैले, इधर भारत होगा ना, रास्ता धैने जाएंगे घोलटा देंगे बम एगो, समझ उड़ जाएगा भारत। इस वजह से बोला नहीं ये सब नहीं होगा। और फिर जाकर के यूएनओ में गया इंदिरा गांधी, जब नहीं बोला ना, सारे भारत के नेता बोल रहा था कि मत लड़ो छोड़ दो, उसका मतलब है हमको क्या मतलब है। इंदिरा गांधी बोली 4 लाख आया हमारे सब खाना खा गया तो छोड़ेंगे नहीं, समझ रहे। अपना सेना भेज दी इंदिरा गांधी इसके पास, ऐसा बात है, अपना सेना। इसको बोला कि मुजीबुर रहमान को तुम अपना देश के सेना बनाओ, वर्दी अलग बनाओ, ताकि हमर वर्दी पहन के नहीं जाएगा हमारा सेना, तो हर वर्दी पहन के जाएगा ताकि ये लगे कि तोरे सेना है। इंदिरा गांधी क्या की, ये एक सेना बनाई, मुक्ति वाहिनी सेना, मुक्ति वाहिनी सेना बना दी। मुक्ति वाहिनी सेना बनी और बांग्लादेश को अपना ड्रेस बनवा लिया। पाकिस्तानी और पूरा दुनिया सोच रहा था कि बांग्लादेश अपना सेना बना लिया है, लेकिन उस सेना के वर्दी के अंदर में क्या घुसल था, भारतीय सेना घुसल था। ऐसा बात है। अब मारना इसको शुरू कर दिया, मारना शुरू किया, भारत के लोग भी मरा। और उसके बाद हम लोगों का स्वार्थ छुपा हुआ था। पाकिस्तान से जब भी लड़ा था ना बकलोल था, होता एनओ से मारता था, हमरा एनओ से मारता था, दोनों तरफ से मारता था। हमारा सेना जब एन्ने जाता था तो एन्ने से गोली चलाता था, एन्ने जब आता था तब ओन्ने से गोली चलाता था। हम चाह रहे थे कि टूट जाए किसी तरह, समझ रहे, इसीलिए करके इसमें हम टांग आए थे। उसके बाद क्या हुआ कि जब युद्ध हुआ ना तो बहुत सारे पाकिस्तानी सेना मारा गया, लेकिन हम कमेन सेना भेजे थे क्योंकि हमको इधरों लड़ना पड़ता था, इधरों लड़ना पड़ता था। लास्ट में ऐसा हुआ क्या जानते हैं, 93,000 था सेना पाकिस्तान का, अब भारत का बचा 5,000 सेना, 5,000 सेना बचा, समझ रहे। जब भारत को लगा कि अब हार जाएंगे ना, तो भारत क्या क्या जानते हैं, हवाई जहाज से ऐलान करवा दिया और चिट्ठा सगरे बंटवा दिया गांव गांव शहर शहर कि जितना पाकिस्तानी सेना है सब मारा गया, 2-4-10 को जो बचल है जल्दी सिलेंडर कर दो, और नहीं तो अब सीधा उड़ा देंगे, अब सबको एक को नहीं बचेगा, बचना है सब मर गया है तोहर, 2-4-10 को बापुत बचल है, तुम अगर जीना है तो सिलेंडर कर दो। और उसमें भी सिलेंडर जो करेगा ना सबको क्षेत्र बता दिया, ढाका वाला ढाका में करेगा, चटगांव वाला चटगांव में करेगा, क्योंकि भारतीयों को भी नहीं पता था कि कितना पाकिस्तान सेना बचल है, समझ रहे। भारत को अपने नहीं पता था, भारत को ये पता था कि हमारा सेना 5,000 बचा है, आए समझ में। और तब जा कर के उसमें एक मेरे मित्र हैं, उनके पिताजी जो थे ना वो ड्राइवर थे उस युद्ध में, समझ रहे हैं। तो उनके यहाँ कभी बैठते हैं तो बड़ा सुंदर सुंदर कहानी इसकी बताते हैं कि किस तरह उनका गोली उली लगा है उनको, तो वो सारे चीज़ें कभी कभी कहानी बताते हैं बड़ा बेहतर से। तो भारत को भी नहीं पता था, और उस समय भारत का गवर्नर क्या कहते हैं थल सेना अध्यक्ष था करियप्पा था, समझे। और नाजिज था उसको बोला कि जल्दी सिलेंडर कर दो, नहीं तो 10 को 20 को जो बचल है सबको उड़ा देंगे, सब चिन्हित है कहाँ पर तुम सब बैठल है, सबको पता है। अब चिट्ठा उसको लगा पाकिस्तानी की सही बात है क्या, सब गया, समझ रहे हैं। और जब समर्थन क्या कहते हैं सिलेंडर करने लगा, जल्दी हथियार डालो 24 घंटा के अंदर में, और 24 घंटा के अंदर में जब हथियार डालने लगा तो 93,000 सेना उसका क्या हो गया, सिलेंडर कर दिया। ऐसा बात है, 93,000 सेना उसका बच लेता, भारत का था 5,000 बचल, समझ रहे। 5,000 सेना 93,000 सेना को क्या करवा दिया, सिलेंडर करवा दिया। और
प्रथम विश्व युद्ध के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि पूरे दुनिया में इतना सेना रहते हुए कोई देश सरेंडर किया है। नहीं तो दुनिया इतिहास में आज तक कोई करबे नहीं किया कि 93,000 सेना युद्ध के मैदान में हो और फिर भी सरेंडर हो गया हो। ऐसा कभी आज तक होबे नहीं किया था प्रथम विश्व युद्ध के अलावा। आए समझ में? तो कई बार पूछा जाएगा कि वह कौन सा एकल युद्ध था जिसमें सबसे अधिक सेनाओं ने सरेंडर किया था। अरे समझ बात है? तो क्या बोलेंगे? भारत पाक युद्ध 1971 का। आए समझ बात है? उसके बाद देखिएगा सरेंडर कर दिया। जब इसको डर लगने लगा ना तो अमेरिका को बोला कि तुम हमरा लड़वाई दिया तनी मदद करो। तो अमेरिका भेजा 7वां बेरा। कौन बेरा? 7वां बेरा। ये समुद्री जहाज हुआ करता था और समुद्री जहाज में 7वां बेरा का मतलब क्या? एक बार गोला जो दागेगा ना वो 7 गो गोला दागेगा। ऐसा समझ बात है? जैसे गोली ना था दुनलिया, उसी तरह वो जहाज था सतनलिया। ऐसा समझ बात है? तो 7 गो गोला डालता था। ऐसा समझ में? और देखिए अमेरिका कहाँ है? देखिएगा अमेरिका है यहाँ। और जब ये बेरा भेजेगा तो कैसे घूम के आएगा? इस तरह से तब घूम के आएगा ना। हम लोग को डर लग गया कि 7वां बेरा आ रहा, अब क्या होगा? क्योंकि हम लोग भी आज़ाद हुए थे, उतना हथियार नहीं था। तो हम लोग फोन के रूस हमारा दोस्त बहुत पुराना है, उसको फोन करे 7वां बेरा भेज रहा, हम लगता गए। रूस वाला चिंता मत करो, हम तोरा भेज रहे 9वां बेरा, एक बार में 9 को छोड़ेगा। समझ रहे बात को? तो रूस क्या कर दिया? पहले जब तक वहां से घूम के आता ना तब तक रूस पहले ऐसे करके घूम के यहीं पर 9वां बेरा लगा दिया। आओ तोरा उड़ाते हैं रास्ते में। 9वां बेरा यहाँ लग गया हिंद महासागर में। बस यहीं से हिंद महासागर से अमेरिका वाला घूर के भाग गया। आए समझ में कि 9वां बेरा वहाँ पहले लगल है, वो घूर करके लौट के चला गया। आए समझ बात है? अंतिम में क्या हुआ? जब ये 5,000 सेना की बात बोले ना, सिलेंडर 93,000 का, ये सिलेंडर जो किया था ना, कब किया था जानते हैं? 16 दिसंबर को किया था। और 4 दिसंबर को भयंकर नौसेना का युद्ध हुआ था। 4 दिसंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच भयंकर नौसेना का युद्ध हुआ था। मतलब समुद्री जो सेना है ना उसके बीच में भयंकर युद्ध हुआ था। अब बड़ी मार मारा, मतलब पूरी तरह इतना नौसेना ऐसा कमाल किया था उस समय 71 में, कराची पहुंच गया था वो। हाँ, मारते मारते कराची पहुंच गया, तो यहाँ रहने दिया कराची, जबकि पाकिस्तान में बोले नहीं छोड़ेंगे आज। समझ? अंतिम में हुआ क्या कि इंदिरा गांधी आदेश दी कि रुक जाओ। समझ रहे हैं? क्यों आदेश दिया? क्योंकि ये मुजीबुर रहमान को छोड़ दिया था, बंदी बना के रखा, छोड़ दिया 4 तारीख को ही। उसके बाद क्या हुआ? 4 तारीख को जब छोड़ा ना फिर भी सरेंडर नहीं किया था। समझ रहे? कराची पहुंच गया था फिर भी नहीं सरेंडर किया था, क्योंकि शर्त यह था कि मुजीबुर रहमान को छोड़ो, नहीं तो लाहौर जाकर के तो उसको बंद करना था लाहौर में। लाहौर जाकर के मुजीबुर रहमान को ले आएंगे। समझ रहे बात को? इसी जब कराची पहुंचने वाला था सेना, मात्र 5 या 7 किलोमीटर दूर था कराची से, तब मुजीबुर रहमान को छोड़ा वो। और मुजीबुर रहमान को जब छोड़ा तो बांग्लादेशी सेना को और क्या कहते हैं मनोबल हाई हो गया। और हाई होने के साथ ही हम लोग क्या करवा दिए इसको? 16 दिसंबर को इसको सरेंडर करवा दिए। 16 दिसंबर को सरेंडर हो गया। इसी वजह से 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विजय दिवस। 2 देश में मनाया जाता है, भारत में और बांग्लादेश में। ऐसा बात है। और बाद में जाकर के 26 मार्च 1971 को क्या हो गया? बांग्लादेश आज़ाद हो गया। ऐसा बात है? क्लियर है साहब? चलिए, तो यही याद रखिएगा कि 4 दिसंबर को इसलिए मनाते हैं क्योंकि 1971 की लड़ाई में 4 दिसंबर को बड़ी मार मारा था पाकिस्तानी को नौसेना। ऐसा समझ में आते हैं? क्या बोले? कौन सा 71 होगा कि क्या बोले? अरे हम ये बोल रहे हैं 1971 4 दिसंबर को। हम ये बोल रहे हैं कि 1971 की लड़ाई में हराया था। आए समझ में? तो 70 जो था ना, लड़ाई जो शुरू हुआ था 71 में नहीं, 70 से ही स्टार्ट हुआ था। स्टार्टिंग में नौसेना का ही लड़ाई हुआ था। आए समझ बात है? फिर जाकर के 71 में जाकर के पूरी लड़ाई चली थी। समझ रहे? बीजारोपण 70 में हुआ था, 71 में था। इसीलिए करके वो लाइट में जाना जाता कब? 71 की लड़ाई। आए समझ बात है? क्योंकि 71 की लड़ाई, क्योंकि स्टार्टिंग में नौसेना ही शुरू किया था। जब भी होता तू मैं पहले होता है ना। कहाँ बांग्लादेश पहले बन गया? कैसे आज़ाद हो गया पहले? अरे भैया, आपको क्या करना चाह रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको बताते हैं। देखिए समझ लीजिए, कंफ्यूजन ये है कि सर आप ये लिखे 4 दिसंबर नौसेना दिवस मनाते हैं, आप यहाँ पर 1971 लिख रहे हैं, तो इसका मतलब 1971 से मनाया जाता है क्या? आप ये करना चाह रहे हैं, आपको बताते हैं। ये जो बताए 4 दिसंबर 1970 को ये घटनाएं हुई थी नौसेना वाला जो कराची पहुंच गया था। आज समझ बात है? जो कराची पहुंच गया था। आज समझ बात है? ये कराची पहुंच गया था।
70 में, और 4 दिसंबर को ये बड़ी मार मारा था। आए समझ बातें, क्लियर हो रहा बात। उसके बाद पहले जो लड़ाई शुरू हुई थी नौसेना की ही शुरू हुई थी, फिर 71 में जाकर के थल सेना, वायु सेना, नभ सेना, तीनों सेना भाग लिया। ऐसे में बात है। और 71 में जाकर के पूरी लड़ाई हुई, जिसके कारण इसको 71 का ही युद्ध बोलते हैं, क्योंकि दिसंबर के महीना में छूट क्या कहते हैं थोड़ा बहुत लड़ाई हुआ था, केवल नौसेना का ही लड़ाई था। आया समझ बात है, इसीलिए करके इस लड़ाई को 71 की ही लड़ाई बोलते हैं। आ रहा समझ बात है, क्लियर हुआ। चलिए अगला देखिएगा साहब, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, मिट्टी दिवस, ठीक है। और कब से मनाया जा रहा है? 2013 से। कब से? हाँ मट्टी ये होता है, मिट्टी बोले तो नहीं बुझाया, मतलब हमरो से ठेठ दिरा वाला है तुम। चलिए 9 दिसंबर को भ्रष्टाचार निरोधी दिवस। कौन सा? भ्रष्टाचार निरोधी दिवस। और आपको पता है कि 9 दिसंबर में भारत में एक और घटनाएं हुई थी, संविधान सभा की पहली बैठक। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक। चलिए 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। ये बड़ा VVI है साहब, ये VVI है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। मतलब मानव का जो अधिकार होना चाहिए ये दिलवाने का संस्था काम करता है, ऐसा समझ बात है। और इसीलिए करके मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 16 दिसंबर क्या है? विजय दिवस। 16 दिसंबर विजय दिवस बताए थे ना अभी। चलिए 1971 से मनाया जाता है। और कब कौन कौन मनाता? भारत और बांग्लादेश। 19 दिसंबर गोवा, दमन, दीव और इसका क्या मनाया जाता है? मुक्ति दिवस। मुक्ति दिवस गोवा, दमन एवं द्वीप। क्योंकि आपको पता है कि 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाली यहाँ से भागा था, याद रखिएगा। पुर्तगाली आया सबसे पहले, अब भागा सबसे, बड़ा ढीठ था ये, आया सबसे पहले, कतबो कोई लतियाया जल्दी भागा नहीं। 61 में जाकर के उसको भगाए जबरदस्ती। तो इसीलिए करके 19 दिसंबर को मनाया जाता क्या? गोवा, दमन एवं दीव का मुक्ति दिवस, क्योंकि उसको मार पीट के छोड़वाए थे हम लोग, छोड़ नहीं रहता वो। चलिए 22 दिसंबर, हाँ आज़ादी के बाद छोड़ा है वो, आज़ादी के बाद छोड़ा है। तो उस पर क्या कहते हैं ये पुर्तगाली उस पर आक्रमण कर लेता, तो उसको छोड़ नहीं रहा था, वो धैले था पकड़ के। चलिए 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस, राष्ट्रीय गणित दिवस रामानुजम के जन्मदिन पर। रामानुजम आपको पता है कि बहुत बड़े गणितज्ञ थे। चलिए 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान की हुआ सुत गई, गजब हाल है। नींद आ रहा करंट अफेयर में। देखिए नींद अबे करेगा, हर बढ़िया चीज बातरे करता है, याद रखिए, और हर खराब चीज बढ़िया लगता है, आया समझ में। इसीलिए करके बढ़िया चीज है 20 नंबर 25 नंबर यहाँ से पूछता है। 100 में 25 नंबर, इसका मतलब समझ रहे हैं? 1/4, 1/4 आ रहा समझ बातें। तो इसीलिए करके थोड़ा सा लगेगा, अभी नए हैं, कभी करंट अफेयर पढ़े नहीं है, और जितना भी चलता है ना क्लास, कौन GK GS का करंट अफेयर वो नहीं पढ़ाता है, मैक्सिमम नहीं पढ़ाता है। बहुत होता है तो क्या करता है जानते हैं? इडुटेरिया दे दिया, 2 पेज 1 पेज रोज याद करके आओ, तनिक 2-4 सवाल पूछ लेंगे, पूछने में कुछ लगता है। उसके बाद क्या करेगा? नहीं होगा तो SPD ले लो, 1 पेज रोज याद करना, समझ रहे हैं? बस यही होता है बाकी क्लास में, हम जानते हैं। जबकि उसको पता है कि पॉलिटी पूछेगा 10 गो और करंट अफेयर पूछेगा 20 से 25 गो। पॉलिटी पढ़ाएगा, करंट अफेयर नहीं पढ़ेगा। बोलिए क्यों? उसको मेहनत न करना पड़ेगा कि करंट अफेयर हमेशा नया होता। पॉलिटी का एक बार नोट्स बना लिया और उसी को उलट उलट करके हर क्या कहते हैं बैच में पढ़ाते रहता है। लेकिन करंट अफेयर में क्या होगा? हर महीना में ओकरा मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा खुद, फिर लिखना पड़ेगा और तब बच्चा को देना पड़ेगा। तो इतना मेहनत कौन करता? पैसा आया बात खत्म, उतना में एक बैच हो जाएगा। सही बात है, सही बात बोले, एक बैच हो जाएगा जितना देर वो बैठ करके बनाएगा। लेकिन हम जो करंट अफेयर बनाते हैं पहले 5 गो बुक पढ़ते हैं करंट अफेयर का, हर महीना 5 बुक पढ़ के कुछ जो चैनल है, चैनल जो कुछ है क्या कहते हैं जो बेहतर करंट अफेयर के लिए, उस चैनल को देखते हैं अब फिर जाकर के तैयार करते हैं। आप यूट्यूब पर कोनो चैनल पर चल जाएगा तो मेरा करंट अफेयर सबसे टैली करेगा, लगेगा कि सब बेस टैली कर रहा है, समझ रहे हैं?
तो ये तो देखने की बात है, बाकी तो अभी नए हैं आप लोग, धीरे धीरे पता चलेगा करेंट अफेयर का वैल्यू। इसीलिए करके नींद को भगा के रखिए, और नहीं तो ये करेंट अफेयर के समय में अगर आप नींद में आ गए ना तो करेंट अफेयर सब दिन के लिए आपको नींद में छोड़ देगा, समझ रहे हैं। चलिए साहब, अगला राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। और ये जो मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर। चौधरी चरण सिंह कौन थे? प्रधानमंत्री थे, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। आए समझ में? 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। कौन सा? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 25 दिसंबर सुशासन दिवस। कौन सा? सुशासन दिवस, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर। और कब से मनाया जाता है? 2014 से। इसका मतलब इन्हें समझ लीजिएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 2014 में हुआ है, इन्हें समझिएगा। कई बार पूछा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर सुशासन दिवस कब से मनाया जा रहा है, तो 2014 से। 26 दिसंबर वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को। और ये कब से मनाया जा रहा है? 2022 से। इस साल में पहलुटे हुआ था, पिछला साल में, समझ रहे हैं। 26 दिसंबर को क्यों मनाया जाता पता है? ये नरेंद्र मोदी बोला कि भी मनाओ, क्यों पता है? क्योंकि गुरु गोविंद सिंह का नाम सुने हैं? कौन थे? सिख के 9वें गुरु और खालसा वंश के संस्थापक। 10वें, 10वें। 9वें थे तेग बहादुर, 9वें थे तेग बहादुर। चलिए, 10वें गुरु थे, और इसके बाद गुरु का पद समाप्त हो गया था। तो आपको पता है कि गुरु गोविंद सिंह का जो पुत्र था जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इस दोनों को क्या किया था? औरंगजेब दीवार में चुनवा दिया था। दीवार में चुनवा दिया मतलब समझ में आया कि ईटा जोड़ दिया और ओकरा सुताई दिया, और ऊपर से फिर ईटा जोड़ के पलस्तर करवाई दिया। आए समझ बात है? तो जिंदा में तब क्या मार कर। आए समझ में? दोनों बेटा को, जोरावर सिंह और फतेह सिंह को। क्यों? इसलिए कि इस पर आरोप लगाया गोविंद सिंह पर कि गोविंद सिंह जो है ना औरंगजेब के खिलाफ, मतलब हमारे खिलाफ ना, हमारे बेटा को उकसाता है विरोध करने के लिए। इसी वजह से क्या कर दिया, दोनों बेटा को चुनवा दिया। आए समझ में? दीवार में। इसी वजह से नरेंद्र मोदी बोले देखिए इनकी ये शहादत हुआ, ये शहादत दिए हैं, इसीलिए करके 26 दिसंबर को ऐसी घटना हुई थी। इसीलिए क्योंकि वो बच्चा था, छोटा था, और दोनों को चुनवा दिया, तो इसीलिए करके आप मनाइए कौन सा? वीर बाल दिवस। कौन सा? वीर बाल दिवस। आ रहा समझ में बातें? चलिए साहब, अगला 28 दिसंबर। 28 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी की स्थापना दिवस। ये बात तो जानते होंगे, कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को। इसकी स्थापना में संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम। अच्छा, चलिए, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी, मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है साहब। जो भी एक्स्ट्रा बात यहाँ पर लिखते हैं सब लोग करेंट अफेयर के दिन प्रयास करिए। नोट्स तो पहले दे दिए हैं, लेके आइए साइड में। अगर जिसको याद है तो कोई बात नहीं है, जिनको नहीं याद है वो प्रयास करिए साइड में लिख लेने का। ठीक है साहब। चलिए अगला साहब, हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा लोकायुक्त विधेयक 2022 को पारित किया गया, जो मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद को भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के दायरे में लाएगा। इसका मतलब समझ में आया? आपको बताते हैं कि कभी भी ना मंत्री पद पर रहते हुए आपको पता है कि उस मंत्री के खिलाफ कोई भी भ्रष्टाचार विरोधी कानून नहीं लाया जाता, खास करके लोकपाल वाला। लोकपाल क्या है? लोकपाल ये है कि किसी भी व्यक्ति पर अगर सस्पिशन हो कि ये भ्रष्टाचार किया है तो उस पर जांच बैठ सकती है। लेकिन पहले क्या था कि मंत्री रहते हुए जांच नहीं हो सकता था। अब ये राज्य सरकार पारित कर दिया कि आप मंत्री में हैं, फिर भी मंत्री पर रहते हुए फिर भी आपकी जांच हो सकती है कि आप भ्रष्टाचार भी किए हैं। आए समझ बात है? चलिए, अब लाया है, पहली बार कौन लाया? महाराष्ट्र। इससे पहले कोई नहीं लाया, कोई राज्य सरकार नहीं लाया इससे पहले। तो पहले लाया महाराष्ट्र। हम लोग याद रखेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। और आपको पता है अभी कम से कम 2-4 बार इसका नाम पूछा गया है एग्जाम में, 2-4 गो एग्जाम में पूछा गया है। बीपीएससी में पूछा गया है, री एग्जाम में पूछा गया है, बीपीएससी का जो बेस्ट मैनेजमेंट का हुआ था उसमें पूछा गया था। ठीक है, एकनाथ शिंदे। चलिए साहब,
अगला प्रो कबड्डी लीग 2022, प्रो कबड्डी लीग 2022 का फाइनल मुकाबला जयपुर पिंक पैंथर पुलेरी पल्टन को हराकर विजेता बनी है। देखिए विजेता कौन बना है, जयपुर पिंक पैंथर, ठीक है, और हराया किसको, पुलेरी पल्टन, मतलब पल्टन को पलटी मार दिया, ठीक है। उसके बाद जीत गया कौन, पैंथर पिंक पैंथर। आया समझ बात है, तो याद रखिएगा प्रो कबड्डी लीग 2022, ठीक है। चलिए साहब बस वन लाइनर था ये। केंद्र सरकार द्वारा स्वदेश दर्शन योजना 2.0 हम्पी एवं मैसूर को सूचीबद्ध किया गया है। इसमें 19 स्थल क्या हो गए हैं, शामिल हो गए। अच्छा स्वदेश दर्शन योजना समझते हैं क्या है, स्वदेश दर्शन मतलब समझते हैं ये योजना क्यों केंद्र सरकार लाया। देखिए ये योजना इसलिए लाया गया था कि जो भी बूढ़ वृद्ध आदमी है ना, ओकरा भारत में जितना धार्मिक स्थल है, तीर्थ स्थल है, एक ट्रेन चलाया जाएगा जिसका नाम रखा जाएगा स्वदेश दर्शन, और सब व्यक्ति को, बूढ़ बुजुर्ग को, जितना भी बूढ़ा बुजुर्ग है सबको गाड़ी में लेकर के सगड़े 18 जगह घुमाएंगे, जितना भी तीर्थ स्थल है। आए समझ में। तो इस योजना को नाम दिया क्या, स्वदेश दर्शन। स्वदेश मतलब अपना देश, और दर्शन मतलब देखना, अपने देश का क्या करिए, दर्शन करिए। आए समझ बात है। इस योजना को शुरू किया गया। तो इसको इसमें पहले 18 को दिखाया जाता था, 17 को पहले दिखाया जाता था, 17 स्थल को। अब 2 स्थल और जोड़ दिया। अब घुमाएगा कहाँ, हम्पी भी और घुमाएगा मैसूर भी, हम्पी भी और मैसूर भी। अब मैसूर घुमाएगा तो मैसूर में क्या दिखाएगा, वही जो दरोगा बला में बताए थे, कैसे कैसे वहाँ का किला था, क्या था, वही दिखाएगा। चलिए साहब आया समझ बात है। स्वदेश दर्शन क्या क्लियर हो गया ना, कि ट्रेन में जो वृद्धा व्यक्ति है उसको बैठा करके फ्री में घुमाना, बूढ़ आदमी का काम क्या बचता है, यही सब। चलिए और इसके साथ है, इसका उद्देश्य और है, जो पर्यटक स्थल है उसको पुनर्जीवित करना, जो मान लीजिए कि टूट फूट रहा है उसको मरम्मत करके ठीक ठाक करवाना, ताकि लोग वहां पर क्या कर सके, दर्शन कर सके, इसका उद्देश्य है। चलिए पैसा नहीं लगता है, फ्री वाला बात बोले तो उम्र हो गया तो जा सकते हैं, अगर लग रहा है कि उम्र हो गया है तो जा सकते हैं। आधार कार्ड में 60 वर्ष करवा लीजिए, पहुंच जाइएगा। यहाँ बूढ़ो व्यक्ति कहिएगा ना कि बूढ़ा हो गया, अभी हम बूढ़ो हो गए हैं, अरे क्या लड़का है देखिए अभी कहता है कि घूमेंगे, क्या बताएं। चलिए यही ना बात बोले, फ्री में अगर जहर देगा तो वो पी लेगा, क्या गजब हाल है। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 23 प्रवासी भारतीय मतलब समझते हैं। देखिए प्रवासी भारतीय का मतलब यह हुआ कि वैसे भारतीय जो विदेशों में रह रहा है, वैसा भारतीय लोग जो कमाने के लिए या वहां जाकर के बस गया है, तो इसको बोलते हैं प्रवासी भारतीय, समझ रहे हैं ना। तो गांधी जी ना 1893 में गए थे अफ्रीका, 1893 में कहाँ गए थे, अफ्रीका, केस लड़ने के लिए अब्दुल्ला का, और फ्री में लड़ने गए थे, 1 रुपया लिए थे, काहे कि उस समय नए प्रैक्टिस में आए थे वकालत करने के लिए, तो फ्री में गए थे अफ्रीका प्रैक्टिस करने के लिए। तो अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो अफ्रीका से लौट के आए वो 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को वो लौट के आए। 9 जनवरी 1915 को लौट के आए ना, इसी लेकर के उन्हीं के लौटने के अवसर पे मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस। ऐसा बात है। तो ये हर साल मनाया जाता है, और इस बार 2023 में जो मनाया गया 9 जनवरी 2023 को, आपको बताया ना 9 जनवरी 1915 को लौट के आए थे, इसी लेकर के हर वर्ष मनाया जाता है 9 जनवरी को, ठीक है साहब। और 9 जनवरी को जो मनाया गया, कहाँ मनाया गया, इंदौर में। कहाँ मनाया गया, इंदौर में मनाया गया। इस बात को ध्यान में रखेंगे। इसका मुख्य अतिथि, ये काफी VVI है साहब, ये VVI है साहब, मुख्य अतिथि। ऐसे इस पेज में जितना भी आता है सब VVI रहता है, एक बात याद रखिए, VVI रहता है। आपको पता है ना कि जो 10 पेज देते हैं उसमें 10 को 12 को सवाल पूछ देता है 10 पेज से। तो इसी लेकर के जो इग्नोर करिएगा समझ जाइएगा कि आपका रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा। सूरीनाम एगो देश है, सूरीनाम एगो देश है, और सूरीनाम के राष्ट्रपति का नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ये भारतीय मूल का है, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। एवं गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली। 2 देश, एक गुयाना का राष्ट्रपति इरफान अली और एगो सूरीनाम का चंद्रिका प्रसाद संतोखी।
ऐसा बात है, 2 व्यक्ति मुख्य अतिथि थे, इसको याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि 2023 में जो गणतंत्र दिवस मनाया गया, इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? अब्देल फतह अल सीसी। कहाँ के राष्ट्रपति? मिस्र के राष्ट्रपति। और मिस्र को इंग्लिश में ना इजिप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इजिप्ट बोलते हैं। जैसे कि भारत को इंग्लिश में इंडिया बोलते हैं, उसी तरह से मिस्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इजिप्ट। क्या बोलते हैं? इजिप्ट। क्लियर है? तो याद रखिएगा, सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी और गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली, ये दोनों मुख्य अतिथि थे। ठीक है साहब, चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसका थीम क्या था। इसका थीम क्या था ये भी देख लेते हैं। ये जो फोटो लगा हुआ ना साहब, ये फोटो देख रहे हैं, ये है अपना वाला साहेब। हाँ, ये है वास्को डी गामा, आधुनिक वास्को डी गामा। और ये जो आप देख रहे हैं, ये है इरफान अली। और इधर जो आप देख रहे हैं साइड में, ये संतोखी साहब हैं। ठीक है, हाँ बाउंसर लग रहा है। चलिए अगला देखिएगा साहब। अच्छा, इसका थीम क्या था? क्या बताइए कि थीम पूछा जाता है। थीम क्या था? कि अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार, ये इसका था। अमृत काल समझते क्या है? अमृत काल, अमर हो जाइए। देखिए, स्वतंत्रता दिवस का जो 75वां साल था, वहां से लेकर के 100वां साल तक, यानी 25 वर्ष तक चलेगा अभी अमृत काल। क्या चलेगा? अमृत काल। तो पूछा जाएगा कि अमृत काल कब से कब तक चलेगा? तो 75वें स्वतंत्रता दिवस से लेकर के 100वें स्वतंत्रता दिवस तक। ठीक है, और कितना वर्ष का होगा? 25 वर्ष का। आए समझ में? और इसी अमृत काल में भारत की प्रगति में क्या करना है? विश्वसनीय साझेदार बनवाना है। मतलब कौन कौन देश विश्वास के साथ भारत के साथ जुड़ेगा। चलिए ये हो गया। अच्छा, क्योंकि प्रवासी भारतीय दिवस की बात आई तो आपको बता दिए कि 9 जनवरी 1915 को लौट के आए थे, इसलिए मनाया जाता था। आप ये भी याद रख लीजिएगा कि 1915 ही से मनाया जाता है, ऐसा नहीं है। ये पहली बार जो मनाना शुरू हुआ, कब शुरू हुआ? 2003 से। इसकी शुरुआत कब हुई? 2003 से। और पहली बैठक कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। पहली बैठक नई दिल्ली में। गांधी जी अफ्रीका कब गए थे? कब? 1893 में। लौट के कब आए? कब? सही बात है। चलिए 18वें G20 की पहली बैठक क्या हुआ? देवानंद कौन सी बोल रहे हैं? कुछ हट के बोल रहे थे। वाह, चलिए कुछ हट के तो हमको भी सुना दीजिए। हमको सुना दीजिएगा तो क्या हट के बदला सटके हो जाएगा क्या? चलिए 18वें G20 की पहली बैठक 31 जनवरी 2023। 31 जनवरी 2023। एक बात याद रखिएगा, ये काफ़ी VVI है और कितना एग्जाम में 2023 में पूछा जाएगा ना, इसकी गिनती हम नहीं कर पाएंगे। रियलिटी बता रहे हैं साहब। G20 का जो बैठक है, इसकी अध्यक्षता पूछेगा 2023 में कौन कर रहा है, तो क्या बोलेंगे? भारत कर रहा है। कौन कर रहा है? भारत कर रहा है 2023 में। 2022 में G20 की अध्यक्षता कौन किया था? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के कहाँ पे हुआ था? बाली में। इंडोनेशिया के बाली में हुआ था। ठीक है साहब। 2023 में भारत में होने वाला है। पहली बैठक किसकी होगी? पांडिचेरी में। कहाँ होगा? पांडिचेरी में। और उसके बाद मेन जो बैठक होगा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का, वो होगा नई दिल्ली में। ठीक है साहब, कहाँ होगा? नई दिल्ली में। चलिए, तो इसकी पहली बैठक 31 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। यह मोदी के अध्यक्षता में शुरू किया जाएगा। पूछेगा, देखिए हो गया होगा, लेकिन हम करंट पढ़ रहे हैं कौन महीना का? फरवरी का। चल क्या रहा? फरवरी का जो कंटेंट होता है ना, फरवरी का कंटेंट जो होता है 2 महीना पीछे का होता है। आए समझ में? और जब भी एग्जाम में भी पूछा जाता है ना करंट अफेयर, तो 2 महीना पीछे का ही पूछा जाता है। आए समझ में बात है? इसीलिए करके इसमें जो भी कंटेंट होगा 2 महीने, फरवरी का है 2 महीने पीछे चल जाइए। सारा बात इसमें दिसंबर का होगा। दिवस भी देखे थे ना, दिसंबर का था। सारा बात इसमें दिसंबर महीना का होगा। और फिर अगले महीना में आएंगे तो हो गया, तो पूछ लेंगे, बता देंगे कहाँ कहाँ हुआ था। चलिए अब देखिए G20 की स्थापना कब हुई थी? 1999 में। कब हुआ था? 1999 में। और आपको पता होगा कि 1999 में करगिल युद्ध भी हुआ था। क्या हुआ था? करगिल युद्ध हुआ था। चलिए साहब अगला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया है, जिससे नियंत्रण रेखा से लगे ऊपरी सियांग जिले तुतिंग जिले में हथियार एवं वाहन पहुंचने में क्या होगा? सुविधा होगी।
देखिए, जब भी कोई नया चीज़ बनता है तो वहाँ से भी सवाल पूछा जाता है। आपको पता है कि अभी बीपीएससी पूछा था एक नया चीज़ हवाई अड्डा के बारे में। कौन कौन था? ईटानगर वाला नाम की था? पोलोडोनी। पोलोडोनी हवाई अड्डा ये पूछा था ना। तो जो भी नया चीज़ बनेगा, कौन उद्घाटन करेगा, कहाँ पे बन रहा है, क्यों बन रहा है, पूछ सकता है आपसे। और आपको पढ़ाए भी थे शायद, ये सवाल जो पूछा था। चलिए, तो अभी जो बन रहा है सियोम पुल बन रहा है। कौन बन रहा है? सियोम पुल। और क्योंकि आपको पता है कि बताए थे कि चीन और भारत के बीच में कौन सी रेखा है? LAC। क्या है? नियंत्रण रेखा को क्या बोलते हैं? LAC बोलते हैं। तो LAC के किनारे में अगर ये पुल बना लेंगे ना, तो होता है क्या है कि हम पर्वत के उस पार जब जाते हैं तो हमारी सेना घूम के जाती है। घूम के जाने में ना टाइम लग जाता है, पेट्रोल भी खर्च हो जाता है, सेना थक भी जाता है। इसीलिए करके हम पुल बना दिए ऊपर से ही, क्योंकि वहाँ की पहाड़ी छोटी छोटी है, सीधा पुल बना दिए ऊपर से। ऐसा नहीं बात है। तो ये जो पुल का निर्माण हुआ है, इसको कौन सा पुल है? ये सियोम पुल। इससे फायदा क्या होगा कि जो नियंत्रण रेखा का ऊपरी जिला है, शिलांग जिला, तुतिंग जिला, वहाँ पर हथियार और वाहन पहुँचने में क्या होगी? सुविधा होगी, जल्दी से हथियार पहुँचा पाएंगे। ऐसा नहीं बात है। चलिए, 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित किया गया था। तो पूछा जाएगा, एकदम सिंपल सवाल यहाँ से, वन लाइनर है कि हाल ही में 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो क्या बोलेंगे? तो महाराष्ट्र के नागपुर में। महाराष्ट्र के नागपुर में। इसका थीम क्या था साहब? साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, एम्पावरमेंट्स। अब देखिए, महिला सशक्तिकरण की बात ये भी कर रहा है। देख रहे हैं ना, महिला सशक्तिकरण की बात विज्ञान कांग्रेस में, कि विज्ञान के क्षेत्रों में महिला की भागीदारी क्या हो? बढ़ जाए। नीतीश कुमार बोल रहे हैं पुलिस के क्षेत्रों में महिला की भागीदारी बढ़ जाए, मतलब हर जगह महिला बढ़े। क्या बताएं, महिला युग आ गया है साहब। हाँ, सेना जो युग पढ़ते थे ना हम लोग, अब महिला युग आ गया है। चलिए, नहीं, अरे मन इतना बढ़ गया मत पूछिए। एक लड़का बेचारा 7 बजे यहाँ बैठल था कल है, और पता नहीं क्या बोला, हमको नहीं पता था। एक लड़की यहाँ पे बैठी, बोला तोरा निकल, तोरा बाहर बताते। बेचारा कल से गायब है, वो नहीं आया, कल से नहीं आ रहा है बेचारा, डर से। बोला उठा के फेंक देंगे खिड़की से। अब लो बाद में बोला कि बोले बाहर, बोला सर बोला उठा के, उठा पाएंगे ना तब क्या, आपको पता कहाँ है तब? तो उठा के फेंक देंगे, बेचारा कल से गायब है वो। मैंने कुछ नहीं बोला था। देखिए, कभी कभी होता क्या है कि कमेंट, एक बात बता देते हैं, कमेंट हम किसी को कर देंगे ना तो कोई ईगो पे नहीं लेगा, जो बात है। आ जरा पास हो सकता है कि केरो पास ठूस ठूस के भरल हो घमंड, तो ईगो ले ले, तो खातिर रास्ता खुला रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, गेट खोल देते ओकरा खातिर, समझ रहे हैं। अब बाकी और कोई भी प्रक्रिया से लड़ना होगा तो उसके लिए भी तैयारी रहते हैं, उसके लिए दिक्कत नहीं होता है, समझ रहे हैं। तो पहला चीज़ है तो टीचर और गार्जियन का बात कभी भी ईगो में लेना ही नहीं चाहिए। अगर ईगो पर ले लिए तो आप कितना सफल होइएगा आपको पता है, पहली बात। दूसरी बात है, कभी भी देखिए, किसी को भी कमेंट करिए, चाहे लड़का लड़का से या लड़की लड़की से या एक दूसरे से, कभी भी कमेंट करिए, बिल्कुल नहीं के बराबर करिए, प्रयास करिए नहीं, क्योंकि कौन कब उस मैटर को सीरियस में ले लेगा कोई ठिकाना नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है। और कभी कभी होता दोस्ती में ही कुश्ती हो जाता है, समझ रहे हैं। कमेंट कर दिया, कुश्ती हो गया। अब और होता क्या है कि लड़की और लोग होती है टोकना, समझ रहे। हाँ, एक बार टोक दिए टनटनते रहेगी, तन को बोल दिए तो अब कुछ नहीं बोलाता हूँ बेटा। बोला कि हम बोले क्या कि जो वो बोले कि दरोगा वाला बैच में जगह है सारा दरोगा में, हम बोले कि जगह नहीं है, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सर कैसे बैठेंगे टेबल? बोले टेबलों पर बैठना पड़ सकता है। बोले कैसे बैठेंगे टेबल पर? वो लड़का बोला क्या कि सर इसके लिए तब जगह छोड़ दीजिएगा, इतने बात बोला। बोले तोरा भी उठा के फेंकेंगे, रुको तोरा भी, समझ रहे हैं। तो काहे बोल दिया तोरा उठा के फेंकेंगे, आए समझ। तो कब देखिए एक यार मैं तो छिन्नू होती है, कब कौन बात का बुरा मान जाएगी, कौन कितनो बड़ा बात बोल दीजिए बुरा नहीं मानेगी। कभी ऐसा होगा एकदम छोटा बात बोलिएगा ना तो यो बुरा मान जाएगी। तो इस सही बात बोले आप। चलिए, इसीलिए करके ये सब क्यों चले गए थे वहाँ पे हम, महिला सशक्तिकरण पे। तो देखिए महिला कितना सशक्तिकरण हो गया कि बेचारा लड़का एक बार धमकी दे बेचारा गायब है वो। देखिए महिला सशक्तिकरण कितना, कुछ समय वो समय आएगा जब पुरुष सशक्तिकरण होगा साहब, हम लोग सड़क पे आएंगे, आंदोलन करेंगे, समझ रहे हैं। चलिए,
23वें हॉर्नबिल फेस्टिवल 1 दिसंबर से 10 दिसंबर 2022 को नागालैंड में मनाया गया और इसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ क्या लिए थे, भाग लिए। तो उपराष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी। देखिए ये सब बात याद होना चाहिए, कंपटीशन का बच्चा है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री और गृह मंत्री का नाम याद नहीं रहेगा तो की बुझेगा लोग, बताए। अब गृह मंत्री इसलिए बोलते देश को ग्रसित कर लिया है, क्या कहें आप बताइए। देश को ग्रसित कर लिया तो क्या बताइए। चलिए गिरिश जिला का, अच्छा बेगूसराय का, तो 72 का नहीं बोल दिए। अब पूछ रहा था, हाँ पूछ सकता है, हाँ हो सकता है, याद रखिएगा। बेगूसराय जिला का स्थापना पूछेगा तो बोलेगा 1972। क्या बोलेंगे, समझ में क्या बोलेंगे, 1972। कौन जिला से लगा हुआ है, मुंगेर जिला से। कौन जिला से, मुंगेर जिला से, याद रखिएगा साहब। मुंगेर था, इसको तोड़ करके बनाया गया। चलिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इसमें भाग लिया। और याद रखिएगा ये जो फेस्टिवल है दरोगा का फेमस फेस्टिवल है। ये क्या बार पूछा है, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में। याद रखिएगा कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में। चलिए साहब नागालैंड में मनाया जाता है तो वहाँ का मुख्यमंत्री कौन होगा बताइए, कौन है, नागालैंड के सीएम नेफियो रियो। कौन है, नेफियो रियो। कौन है, नेफियो रियो। चलिए अब देखिए नागालैंड का पूछा है तो अगल बगल के मुख्यमंत्री को भी याद रखिए, समझ रहे बात को, क्योंकि हो सकता है कि मुख्यमंत्री का नाम पूछ दे। और खास करके मुख्यमंत्री का नाम पूछा जाएगा कहाँ का जानते हैं, जहां नया चुना हुआ है वहां का, और नहीं तो पूर्वोत्तर भारत का, त्रिपुरा का, मिजोरम का, अरुणाचल प्रदेश का, सिक्किम का, मेघालय का, ये सारे पूछ देगा। तो यहाँ पर हम पूर्वोत्तर भारत का जोड़ दिए हैं। देखिए मणिपुर का सीएम बीरेन सिंह। कौन है, बीरेन सिंह। असम का हेमंत बिस्वा शर्मा। कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा। मिजोरम का सीएम जोरमथांगा। देखिए मिजोरम, जोरम और जोरम दोनों में है ना, जोरम महाजोरम, ठीक है, जोरमथांगा, ठीक है। उसके बाद मेघालय का सीएम है, कौन है, कोनराड संगमा। कौन है, कोनराड संगमा। अरुणाचल प्रदेश का सीएम है पेमा खांडू। कौन, पेमा खांडू। त्रिपुरा का सीएम मानिक शाह, ये नया बना है तो इसको याद रखिएगा, VVI है ये, मानिक शाह। मानिक शाह शायद ये पूछा भी गया था हमको लगता है इधर किसी एग्जाम में, लेकिन किसी में पूछा है हमको लग रहा है, GD में या किसी में, नहीं हम नहीं पूछते हैं। चलिए सिक्किम का सीएम प्रेम सिंह तमांग। कौन, प्रेम सिंह तमांग, ठीक है, ये पूर्वोत्तर का है, याद रखिएगा इसको। चलिए कितना टाइम हो गया है, थोड़ा सा करवा दे उसको भी। घर जाना है तो जाइए न, तो जाइए न, तो घर जाना है तो। चलिए क्या बोले, खत्म कर दे, खत्म कर देते। चलिए देखिए ऐसा वाला काम हो ना कि आधे रास्ता से निकलना पड़े, मतलब आधे क्लास से, तो नहीं आइए तो बेहतर रहेगा, बहुत बढ़िया, क्योंकि क्लास है कंजस्टेड। अब बार बार निकलिएगा, पैसिएगा तो हर व्यक्ति डिस्टर्ब होता। एक से बढ़िया 10 मिनट में कितने विद्वान बन जाइएगा, सीधी बात है। एक से बढ़िया अबे नहीं करिए। गलत बोल दिए क्या, सही है ना बोले, सब लोग डिस्टर्ब। फ्रैक्चर अब देखिए निकल रही थी, वहाँ पर अगर 2 बैठे रहती दिक्कत होता, हो सकता बोर्डे मार देती कुबाट, गया मेरा 2 लाख। हाँ हाँ है, अभी मार देगी तो हम यहाँ रहेंगे, छेद होगा और रहबे नहीं करेगा। एक दिन रात हम सपना देखे थे, क्या जानते हैं, सही बात बता रहे हैं, मजाक नहीं है, सही बात बता रहे हैं कि लड़का ना सवेरे सवेरे वाला बैच में तो लड़के खोलता है ताला, हम आते थोड़ा लेट, तो ताला खोला ना तो कोई ना स्टूडेंट क्या किया कि इस पर लिख रहा था, मार दिया कुबाट गया फूट। हम सपना देख लिया, हम आए 1 बजे रात में देखने के लिए, फूट गया कि ये है। सही बात है, सही बात, सही में 1 बजे रात मुटका है देखने के लिए, है कि नहीं है। हाँ रोने लगते, हम घोलटा यहाँ काटते कहते रोने लगते। चलिए सिलहट सिलचर महोत्सव 2022, अच्छा ये कहाँ मनाया गया हो, उड़ीसा में, उड़ीसा में होगा लगता है, छूट गया है ये। उड़ीसा में कहाँ मनाया गया है,
उड़ीसा में। अगर पूछा जाएगा सिलहट सिलचर कहाँ बनाया गया तो उड़ीसा में, ठीक है। अब देखिए 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023, ये भी आया है 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है साहब। ये इसका आयोजन 2023 में 31 जनवरी 2023 को शुरू हुआ है और कब तक चलेगा, 11 फरवरी तक चलेगा, आयोजित किया जाएगा। और ये कहाँ होगा, एमपी के भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी। और स्वच्छता सर्वेक्षण में पहला स्थान किसका है, इंदौर का। किसका है, इंदौर का। इंदौर कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। चलिए अगला देखिएगा साहब। अब देखो खेलो इंडिया यूथ गेम्स, क्या बोले, हाँ एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में सबसे पहली बार भोपाल में शुरू हुआ, सही बात है, देवानंद को याद रहता है। हाँ तो चलिए देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसकी जो पहली बार शुरुआत हुई थी ना वो 2018 में। कब हुआ था, देखिए इसका मकसद क्या है जानते हैं, जितना भी युवा है ना उन सारे को खेलों में बढ़ावा देना, ये प्रधानमंत्री का ये उद्देश्य था। और प्रधानमंत्री ही शुरू किए थे इसको 2018 में, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। सारे युवा क्या करे, खेले और खेल करके आगे बढ़े, इसीलिए करके 2018 में इसको शुरू किया था। और कहाँ हुआ था पहला वाला, नई दिल्ली में। कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में। अभी जो रहा 2023 में कहाँ हुआ है, कहाँ, भोपाल में। कौन सा संस्करण है, 5वां है, क्योंकि आप जोड़िए 18 में पहला बार हुआ था, 8 5 13। चौथा कहाँ हुआ था, हाँ 8 5 13 मतलब 23। चौथा कहाँ हुआ था, हरियाणा में, हरियाणा के पंचकुला, हरियाणा के पंचकुला, ये पूछा भी गया था, हरियाणा के पंचकुला में चौथा हुआ था, ठीक है साहब। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब देखिए अभी मध्य प्रदेश में हो रहा है तो वहाँ के सीएम कौन है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। याद रखेंगे, शिवराज सिंह चौहान। कौन है, शिवराज सिंह चौहान। और ये किस पार्टी से हैं, बीजेपी। किस पार्टी से, बीजेपी से। अभी पूछा था एजीडी वाला में कि जो है सो हाल ही में उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बना है वो किस पार्टी से संबंधित है। अरे बकलरबा के 1000 बार बताए होंगे, मार के आया गया कांग्रेस। बताइए हमारा दोस्त है, दोस्त तो ग्राम धैले है। चलिए बता देते हैं 100 बार, फिर भी गलत करके आता है। चलिए राष्ट्रीय अटल सम्मान पुरस्कार 2022, राष्ट्रीय अटल सम्मान पुरस्कार 2022। एड्स दिवस कब मनाया जाता है, नौसेना दिवस, विजय दिवस, पक्का ना, मानवाधिकार दिवस कब, चलिए ठीक है, तब यहीं थे सब लोग। चलिए राष्ट्रीय अटल सम्मान पुरस्कार 2022, इसका विजेता कौन है। देखिए राष्ट्रीय अटल सम्मान किसको दिया जाता जानते हैं, जो अटल बिहारी वाजपेयी का जो विचार था इसका जो प्रचार प्रसार करता है उसको दिया जाता है कौन सा, अटल सम्मान पुरस्कार, ठीक है। ये जो बना है विजेता कौन, कन्हैया मित्तल, यशपाल शर्मा और प्रभु चंद्र मिश्रा। कौन बना है, प्रभु चंद्र मिश्रा। तो मित्तल शर्मा मिश्रा, मित्तल शर्मा मिश्रा, याद रखिएगा मित्तल शर्मा मिश्रा। चलिए साहब अगला, हाल ही में भारत ढाका, हाँ हाल ही में भारत ढाका में मोंगला बंदरगाह को नवीकरण करने के लिए 4.5 अरब डॉलर खर्च करेगा। भारत में तो जगह नहीं खर्च करने के लिए, बांग्लादेश में करेगा, ऐसे में बात है। तो याद रखिएगा पूछा जाएगा कि हाल ही में भारत किस देश के बंदरगाहों को नवीकरण करने के लिए 4.5 अरब डॉलर खर्च करेगा, तो क्या बोलेंगे, बांग्लादेश का। और कौन सा बंदरगाह, मोंगला। तो ये भी आई है, केवल ये भी पूछ सकता कि बताइए मोंगला बंदरगाह किस देश में है, तो याद रखेंगे बांग्लादेश। क्लियर है साहब। चलिए अगला, नहीं बनवा रहा है प्रलोभन में, क्यों पता है, देखिए हर देश को कुछ ना कुछ लोभ होता है। लोभ क्या होता है जानते हैं, लोभ ये होता है कि चीन जो है ना वो क्या कर लिया, कोको द्वीप ले लिया है म्यांमार से। उससे क्या होगा कि जब भी भारत और चीन में लड़ाई होगा ना तो बंगाल की खाड़ी में उसको एक बेस बनाने का मौका मिल गया। वहाँ पर जहाज वगैरह लगा सकता है, रसद वगैरह खाना पानी लोगों के लिए रख सकता है, सेना के लिए, ठीक है। तो भारत भी उसको क्या कहते हैं, एनकाउंटर करने के लिए उसके बदले में बांग्लादेश से मिल गया। और बांग्लादेश का एक जो बंदरगाह है ना उसको बोला कि बंदरगाह हम तुमको बना देते हैं, सब दिन तोड़े रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, खाली जब जब युद्ध होगा तब तक तब ये बंदरगाह का प्रयोग हम करेंगे, यहाँ पर जहाज लगाएंगे। ऐसा बात है, ये प्रलोभन है कि कभी चीन आक्रमण करे और वो कोको द्वीप से तो हम करेंगे मोंगला बंदरगाह से, आए समझे, मोंगला से उसको ढोंगला तक पहुँचा देंगे, आए समझे में। चलिए हाँ, BBC स्पोर्ट्स पर्सन
पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022। देखिए जानबूझ कर कुछ कुछ शब्द बोल देते हैं क्योंकि करंट अफेयर में सूझ जाइएगा आप, समझ रहे हैं, इसलिए हमको बोलना पड़ता था कि आप जगल रहिए। आया समझ में? रुपये सुतबो किए हो नहीं ना? है ना? चलिए ठीक है। चलिए बीबीसी, अच्छा न्यूज चैनल देखते हैं बीबीसी, है न्यूज चैनल, तो ये बीबीसी जो चैनल है ना उसी के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022। ठीक है साहब। इसका जो विजेता बना है, पर्सनालिटी ईयर समझते हैं, स्पोर्ट्स मतलब खेल में जो बेहतर करता है उसको साल में एक बार स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड दिया जाता है। तो इसको घोषित किया गया, किसको जानते हैं? बेथ मिड को। किसे? बेथ मिड को। ठीक है। और ये फुटबॉल खिलाड़ी है। कौन है? फुटबॉल खिलाड़ी है। और कहाँ का है? इंग्लैंड का ही है। ठीक है। और इससे पहले किसे मिला था? ये तो दिया गया 2022 में ना, 2021 में बोलिए, भूल जाते हैं। हो सकता है तो एक साल पहले भी पूछा जा सकता है। एम आर राधा कानू, कौन किसे मिला था? एम आर राधा कानू, एम राधा कानू। ठीक है। चलिए साहब, बस लास्ट एक आध पे जो है जल्दी से कर देते हैं, खत्म हो जाएगा, फिर मार्च का भी बना हुआ है। चलिए 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022, 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 ये दिया गया है स्वास्तिक सिंह को। किसे दिया गया? स्वास्तिक सिंह को। और ये है साइकिलिस्ट, साइकिल चलाते हैं। हाँ। और कहाँ के ये? ओडिशा के। ठीक है। बस इतना याद रखेगा। पूछेगा कि हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? क्या बोलेंगे हम लोग? हाँ स्वास्तिक, हाँ स्वास्तिक सिंह को। चलिए इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण पुरस्कार 2022। देखिए इंदिरा गांधी का आपको पता है कि उसका बॉडीगार्ड मार दिया था, इंदिरा गांधी को उसका बॉडीगार्ड मार दिया था। तो निशस्त्रीकरण मतलब क्या हुआ? हथियार रखने और हथियार चलाने से परहेज करना। इसीलिए करके शांति बनाए रखने के लिए इंदिरा गांधी निशस्त्रीकरण पुरस्कार जारी किया गया था राजीव गांधी के द्वारा। ठीक है। ताकि जैसे इंदिरा गांधी चल गई वैसे दूसरों को नहीं चल जाए, इसे समझ रहे हैं। इसीलिए करके जो व्यक्ति शांति के लिए, शांति के क्षेत्र में काम करता है उसको पुरस्कार दिया जाता है इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण पुरस्कार। और ये भी आई है स्पेशली दरोगा के लिए। दरोगा में जाकर के देखिएगा, ऐसा करंट अफेयर कई बार पूछा है। देखिए जानबूझ के बोल देते हैं, अब फिर भी इग्नोर करिएगा, अब पूछ देगा वहां पे, मुंह बाई दीजिएगा तो हमारे दोस्त नहीं होगा। बता दे रहे पहले, हमको पता है। अभी बोलते हैं ना, जिस समय यहाँ से बोलते हैं सबको लगता है कि ओ ऐसे कुछ बोल रहा हूँ गाय के, समझ रहे हैं। और जब एग्जाम दे करके आता है तब ओकरा बुझाता है, जब गिनती होता है ना सवाल का तब बुझाता है कि काश अगर याद कर लेते तो रिजल्ट कुछ और होता। क्या रूपेश है ना? चलिए कहीं जबरदस्ती हो तो जी सर तो नहीं बोलते हैं वो। हाँ? जैसे जी सर बोलता है हमको सस्पिशन हो जाता है। चलिए अगला देखिएगा, इंदिरा गांधी निशस्त्रीकरण पुरस्कार किसको मिला? दिखा देंगे, दरोगा का सेट तैयार करवा रहे हैं ना, जब सत्र खत्म होगा तो करंट अफेयर भी दिखा देंगे। देखिए क्या क्या पूछा है। चलिए विजेता कौन बना है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। कौन? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। और दूसरा जो है ट्रेंड नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। दो संस्था है, दोनों संस्था को दिया गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन INC जिसको बोलते हैं, और ट्रेंड नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। ठीक है साहब। चलिए उसके बाद देखिए रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार 2022 ये साहित्य के क्षेत्र में। कई बार सवाल आएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है साहब। अब देखिए इसका विजेता कौन बना है? सुदीप सेन, शोभना कुमार और संजय के रॉय। संजय के रॉय, सुदीप सेन, शोभना कुमार और संजय के रॉय। ठीक है साहब, इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखिएगा, वीर गार्जियन हवाई युद्धाभ्यास किसके बीच हुआ है? भारत और जापान के बीच। अच्छा युद्धाभ्यास समझते हैं ना, कि क्योंकि अब कोई देश के साथ लड़ाई नहीं होता है, इसीलिए करके हमारा सैनिक जो होता है ना, कहाँ होता? नहीं होता है, अब नहीं होता है। तो हमारा सैनिक अगर लड़ाई नहीं होगा, सैनिक बैठल रहेगा, जंग लगेगा कि नहीं लगेगा? तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरे देश के सैनिक को बुलाते हैं, कभी कभी दूसरे देश जाते हैं, अब बोलते हैं कि झूठ-मूठ का लड़ाई तो नहीं खेलो। ऐसा समझ बात है। बम गोली खराब हो जाता है ना, तो एक्सपायर देखते हैं ना, हर चीज़ में रहता है एक्सपायरी डेट। जब एक्सपायर होने लगता है ना तो बोलते हैं कि आज झूठ-मूठ का लड़ाई खेलेंगे। समझ रहे हैं? तो इसी को क्या बोलते हैं? युद्धाभ्यास, मतलब युद्ध के लिए अभ्यास।
आए समझ में? ये मत समझिएगा कि युद्धाभ्यास मतलब लड़ाई हुआ, जुटमुट का हुआ, ट्रेनिंग हुआ, ऐसा समझ बात है। तो अभी जो हुआ है वीर गार्जियन हवाई युद्धाभ्यास भारत और जापान के बीच, यहाँ से सवाल कैसे आएगा, पूछेगा कि हाल ही में वीर गार्जियन हवाई युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ, क्या बोलेंगे, जापान के बीच। दूसरा सवाल पूछेगा कि हाल ही में जो वीर गार्जियन युद्धाभ्यास है भारत और जापान के बीच हुआ, यह किस प्रकार का है, थल सेना, नौसेना, वायुसेना। तो यहाँ पर देखिए कौन सी लगल है, हवाई। हवाई मतलब क्या हुआ, क्लियर है ना। चलिए आईपीएल के इतिहास में, आईपीएल का पूर्ण रूप क्या होता है, इंडियन प्रीमियर लीग। हाँ ये सब जानेगा, हम जानते हैं ना कि इतिहास में सबसे लड़का लोग ना आईपीएल का एक बॉल भी मिस नहीं करता है, जितना बॉल आईपीएल में फेंकल जाएगा सब देख लेता है, समझ रहे हैं। और हम अगर सिलेबस कर देना कि खाली आईपीएल सवाल पूछल जाएगा, देखो लड़का नहीं फेल करेगा, सही बात बता रहे हैं। और लड़की क्रिकेट नहीं देखती है, एक रात तो सीरियल बढ़िया बुझाता है। हाँ चलिए आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी 2023 में इंग्लैंड के कौन बिका है, इंग्लैंड का सैम करन। कौन बिका है, सैम करन। अब पिछले बार कौन बिका था, ईशान किशन। पिछले बार जो बिका था 2022 में ईशान किशन 15.25 करोड़ में बिका था। और ये जो अभी बिका है ना 18.50 करोड़ में, 1 महीना खोता होगा, 14 को मैच खेलता, 14 दिन खेलेगा, 18.50 करोड़ लेगा, समझ जाइए। ये तो मिलेगा, ये तो हो गया। उसके बाद बढ़िया खेला तो अलगे है, अवार्ड वगैरह, बताइए। और इसको खरीदा कौन है, पंजाब किंग्स। कौन खरीदा है, पंजाब किंग्स। चलिए साहब अगला, वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक चीनी उत्पादक एवं निर्यातक देश विश्व में कौन बन गया है, भारत। चीनी के उत्पादन में भी और चीनी के निर्यातक में भी। निर्यातक मतलब समझते हैं क्या होता है, व्यापार करना बेचना, निर्यातक मतलब व्यापार करना बेचना। चलिए साहब चीन में कोरोना का नए वेरिएंट पीएफ और बीएफ है, और BF7 लगता है कोरोना का बॉयफ्रेंड आ गया है, ठीक है, BF.7 आया समझ में। देखिए वेरिएंट बताए थे, उत्परिवर्तन बात बताए थे ना उस दिन, उत्परिवर्तन बताए थे ना, म्यूटेशन बायोलॉजी में। मतलब क्या हुआ कि अपने जो जनक जीव है उससे नए जीव का निर्माण होना और उसका गुण और इसके गुण में क्या होना, अंतर होना, यही बताए थे वेरिएंट होता है। तो अभी कोरोना का नया वेरिएंट आया गया है, इसका BF। कौन आया है, BF। तो याद रखना है कि चीन में नए कोरोना का वेरिएंट जो आया है BF7, एक साथ 7 गो, समझ रहे हैं। चलिए हाँ, और इंडिया में 3 मामले पाए गए हैं। मतलब चीन जो निकालता है ना पहले भारत में लगता भेजता है, कुछ भी हो पहले भारत में भेजता है, चाहे चाइनीज बल्ब हो या कोरोना चाइनीज हो, क्या बताएं। चलिए पेटा के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार। अच्छा पेटा का पूर्ण रूप देख लीजिए, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। देखिए वैसे लोग जो एनिमल यानी जानवर के लिए, जानवर की सुरक्षा के लिए, जानवर की इलाज के लिए, जानवर की संरक्षण के लिए सामाजिक कार्य करता है, तो वैसे व्यक्तियों को ये पेटा पुरस्कार दिया जाता है। आए समझ में आते हैं। चलिए अब देखिए इसका जो विजेता बनी है, कौन बनी है, सोनाक्षी सिन्हा। कौन बनी है, सोनाक्षी सिन्हा बनी है, समझ रहे, वही वाली जो समझ रहे हैं। चलिए आप देखिए वो समझ रहा था, खाली क्लियर होना चाह रहा था, यही ना। चलिए अगला, 11वां वैश्विक खाद्य सूचकांक रिपोर्ट 2022। 11वां वैश्विक खाद्य सूचकांक। खाद्य सूचकांक क्या था जानते हैं, कि किस देश में पर्याप्त खाना है वहां की जनता के लिए। अभी बताए थे ना कि साल भर का डाटा रखा जाता है, साल भर का जमा करके रखा जाता है। तो खाद्य पुरस्कार खाद्य सूचकांक जो है ना, खाद्य सूचकांक रिपोर्ट, इसमें पहला स्थान पे कौन रहा, फिनलैंड। कौन रहा है, फिनलैंड। और भारत का स्थान 68वां। कौन सा, 68वां। मतलब बढ़िया से खाना पीना भारत में नहीं है। आए समझ में, हाँ सही बात है। चलिए 2024 का ओलंपिक, 2024 का ओलंपिक, देखिए आप जगे रहें और आपका ध्यान यहाँ रहे। देखिए अभी नहीं हंसाते ना तो देवानंद सूझ जाता अभी तक नहीं।
उम्र भी हो गया अब। चलिए, तीर्थ यात्रा का सो बोल रहे थे। 2024 का ओलंपिक कहाँ हुआ था? पेरिस, फ्रांस में। 2024 का ओलंपिक जो होगा वो कहाँ होगा? 24 आया नहीं है ना? नहीं आया ना? तो इससे पहले कहाँ हुआ? देखिए, ओलंपिक जो था ना, ओलंपिक जो था ना हमेशा 4 वर्ष पे था। 4 वर्ष पर ओलंपिक। एक से पहले हुआ होगा कब? 20 में। 20 में हुआ था कहाँ? जापान के टोक्यो में। जापान के टोक्यो में। अब 24 में जो होगा ना अगला साल, वो होगा फ्रांस के पेरिस में। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। अब पेरिस किस नदी के किनारे? सीन नदी के किनारे। सीन नदी के किनारे। आए समझ बात है? सीन नदी के किनारे, मतलब सीन नदी के पास जाइएगा तब पेरिस का आप सीन देख पाइएगा। आए समझ बात है? सीन नदी के किनारे। फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम इमैनुअल मैक्रो। कौन है? इमैनुअल मैक्रो, वहाँ के राष्ट्रपति का नाम याद रखिएगा साहब। और फ्रांस का जो पेरिस है ना, इसको बोला जाता है सूरा और सुंदरियों का देश। क्या बोला जाता है? सूरा और सुंदरियों का देश। आए समझ में? हाँ, तो क्या बोले? खेल का मैदान। हाँ हाँ, यूरोप के खेल का मैदान, वही ना, स्विट्जरलैंड को। चलिए साहब, उसके बाद देखिए 2028 का। 24 में कहाँ होगा? पेरिस में। 28 में होगा लॉस एंजिल्स में। कहाँ पड़ता है? यूएसए में। देखिए 4 साल के बाद फिर होगा 32 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। 3-4 साल जो होगा ना, कम से कम 12-13 साल का, 3-4 ओलंपिक का डेट पहले ही घोषित कर दिया जाता है कहाँ होगा, ताकि व्यवस्था हो पाए। आया समझ में? चलिए, इस तरह से। और 2020 में कहाँ हुआ था? जापान के टोक्यो में। क्लियर है साहब? चलिए, उसके बाद देखिए दिसंबर 2022 में भारत ने मित्रों का समूह, ये काफी VVI है, बहुत काफी। हाँ, तो नया संगठन जो ही बनेगा VVI। दिसंबर 2022 में भारत ने मित्रों का संगठन की शुरुआत की। एक संघ बन गया। पूछेगा कि मित्रों के संगठन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? भारत के द्वारा। जैसे कि G20 होता है ना, G7, उसी तरह से शुरू किया है। इसके सदस्य देश कौन होंगे? बांग्लादेश, फ्रांस, मिस्र, मोरक्को और नेपाल। कितना सदस्य हो गया? 1 2 3 4 5। अपन वाला छोड़ दीजिएगा। गजबे है, इच्छा भैया है। ठीक है, चलिए, इसका उद्देश्य क्या है कि आतंकवाद और अपराध को कम करने में क्या करना? सहयोग करना। इसका उद्देश्य है मित्रों का समूह को। चलिए साहब, अगला क्या है? वो और है? बस अब तब नहीं है। चलिए, हाल ही में असम का गमोचा। गमोचा मतलब गमछा। असम में गमछा कहा जाता है, गमोचा। आया समझ में? तो ये काफी VVI है। असम में हाल ही में गमोचा, तेलंगाना का तंदूर रेड ग्राम यानी लाल चना, तंदूर रेड ग्राम याद रखिएगा। और लद्दाख के रक्त से खुबानी। रक्त से खुबानी ये एगो फल है, एगो फल है साहबी। ठीक है, रक्त से खुबानी, इससे ब्लड वगैरह बनता है और एंटीऑक्सीडेंट होता है, कॉस्टली होता है। एवं अलीबाग, अलीबाग कहाँ है? महाराष्ट्र के। सफेद प्याज को GI टैग मिला है। GI टैग मतलब बुझते हैं? जोग्राफिकल इंडिकेशन। जोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेत। जब भी किसी भी वस्तु को GI टैग मिल जाता है ना, तो उसकी शुद्धता की पहचान हो जाती है कि काफी शुद्ध है। जैसे कि महिला लोग सोना खरीदने जाएगी ना, तो पहले कौन चीज देखती है? होल मार्क लगल है कि नहीं है। महिला को ना होल मार्क मार करके ना पीतलो दे दीजिएगा, खुश रहेगी, एकदम सोना ओरिजिनल लाए हैं। आए समझ में? तो होल मार्क ही देख करके महिला लेती है। महिला बुर्बक होती है ना? और सही बात बोली। मेरे अनुसार ये बात अभी हम बोले हैं, ये बात अभी बोले हैं, इनडायरेक्टली यही बोले हैं। तो सोना लड़का काहे खरीदेगा? आया समझ बात है? सही बात है। चलिए, तो जिस प्रकार से हॉलमार्क सोना की शुद्धता होता है, उसी तरह से किसी भी वस्तु को GI टैग मिलता है ना, तो उसकी शुद्धता की पहचान होती है। और जो ही GI टैग मिलता है तो इसका मतलब क्या हुआ? लोग सोचेगा कि शुद्ध है, इसी लेकर के खरीदेगा अधिक, उसकी बिक्री क्या जाती है? बढ़ जाती है। ऐसा बात है। तो अभी जो GI टैग मिला, किसको मिला है? असम के गमोचा को। असम के गमोचा को। उसके बाद तेलंगाना के रेड ग्राम को यानी लाल चना को।
उसके बाद लद्दाख के रक्त से खुबानी को, और एक किसको मिला है, अलीबाग के सफेद प्याज को जीआई टैग मिला है। आए समझ बात है। तो अभी बिहार वाला में पूछा गया था ना बीपीएससी में कि मखाना वाला कि किसको जीआई टैग दिया है, तो बताइए हमको बिहार का कौन कौन वस्तु है जिसको जीआई टैग मिला है। आम्रपाली नहीं, जर्दालू आम, जर्दालू, दरभंगा का जर्दालू आम जीआई टैग काफी भी आई है। देखिए बीपीएससी जैसे एग्जाम में ये पूछा गया है, और अभी जो एग्जाम हुआ था, इसीलिए करके बिहार वाला याद रखिए, बाकी जो नया मिला है उसको याद रखिए। जर्दालू आम को मिला है साहब। इसके अलावा शाही लीची, शाही लीची, मुजफ्फरपुर का शाही लीची। उसके बाद कतरनी चावल, कतरनी चावल भागलपुर। उसके बाद मगही पान, मगही पान, मगही पान। उसके बाद मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग। उसके बाद मंजूसा पेंटिंग को भी मिला है ना, मंजूसा पेंटिंग भागलपुर, मंजूसा मंजूसा पेंटिंग को भी मिला है साहब। उसके बाद मखाना को मिला है, अभी हाल ही में मखाना को दिया गया। मखाना के अलावा सिलाव का खाजा, सिलाव का खाजा, ये सारे बिहार का है साहब। मिल जाए। आया समझ में साहब। चलिए अगला बात बोल दें, बस 2 लाइन और है। क्या हुआ, क्या सबसे पहले किसको, हाँ क्या, दार्जिलिंग चाय को 2004 में मिला था उसको, 3 या 4 ध्यान में, 3 में, हाँ 3 में मिला था। हाँ सिलाव का खाजा, आगे बोले क्या। चलिए साहब अब देखिएगा साहब, अगला है जापान के आई स्पेस इंक ने अपने हेक्टो आर मिशन, बोले ना इंग्लिश थोड़ा भीतर से मेरा कमजोर है। हेक्टो आर मिशन के तहत स्पेस एक्स फोल्कन 9 रॉकेट के द्वारा अपना पहला निजी लैंडर M1 को चंद्रमा की सतह पर उतारा है। अभी आपको पूछा गया था जापान वाला, पूछा गया था ना एक, तो जापान, चीन, अमेरिका, भारत, ये 4 गो देश कोई प्रशिक्षण करता है चंद्रमा या मंगल ग्रह पे भेजता है, तो याद रखिए उससे पूछा जाता है। अभी 2 सवाल पूछा था, एक वो चीन वाला पूछा था और एक कौन वाला पूछा था, जापान वाला पूछा था। 2 सवाल पूछा गया था, तो याद रखिएगा कि कौन सा है ये, हेक्टो आर मिशन, ठीक है। स्पेस रॉकेट कौन था, स्पेस फोल्कन 9, ठीक है। और कहाँ गया था ये, चंद्रमा पर। और इसका जो लैंडर था, लैंडर का क्या नाम था, M, निजी लैंडर मतलब क्या हुआ, ये प्राइवेट है, ठीक है। और नाम था लैंडर का M1, ठीक है। कहाँ गया है ये, चंद्रमा पे गया। चलिए तमिलनाडु भारत में अपना जलवायु परिवर्तन शुरू करने वाला पहला राज्य बना है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन पर पहले जो काम करता था केंद्र सरकार ही करता था, लेकिन अब राज्य सरकार भी इस पर ध्यान देने लगा है जलवायु परिवर्तन को लेकर के। तो पूछा जाएगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत में पहली बार जलवायु परिवर्तन पर कानून बनाने वाला पहला राज्य बना, क्या बोलेंगे, तमिलनाडु। क्योंकि तमिलनाडु बना है तो इसके मुख्यमंत्री का नाम M.K. स्टालिन। आप देखिए कि लगभग मुख्यमंत्री का नाम यहीं से याद हो जाएगा, 1 महीना में, देख रहे हैं ना। चलिए उसके बाद देखिए विश्व का पहला गोल्ड ATM हैदराबाद में, ये भी आई है, गोल्ड ATM बताते ना, सोना का बनल ATM नहीं, ATM सोना का नहीं बनल होगा। जैसे कि आप ATM से कार्ड जाते हैं, रुपया निकालते हैं, रुपया डालते हैं, उसी तरह से आपके घर में रखा हुआ जो सोना है ना, आप उस ATM में डाल सकते हैं। आए समझ बात है, यही है गोल्ड। हाँ मिलेगा, उसे मिलेगा, आपको इंटरेस्ट मिलेगा, आपको ना इंटरेस्ट मिलेगा। आए समझ में, गोल्ड का इंटरेस्ट, जैसे आप घर में रखे रहते हैं, सरकार क्या बोला कि अगर आप घर में गोल्ड रखे हुए हैं तो आप बैंक में जमा कर दीजिए। पहले जमा होता था बैंक में, अभी भी होता है, बैंक में जमा कर दीजिए, और जितना दिन तक रहेगा ना, आपको हम क्या करेंगे, ब्याज देंगे, इंटरेस्ट देंगे। ऐसा नहीं बात है, क्योंकि घर में रखने से फायदा क्या है, यहाँ रखिए और ब्याज लीजिए, वो अलग अलग है, वो ब्याज अलग अलग, क्या कहते हैं उसका, क्या बोलिएगा वो, सरकार को फायदा बहुत है।
सरकार को फायदा है उससे। सरकार जैसे पेट्रोल मंगाएगा ना, पैसा नहीं है ना तो बोलेगा ले सोना, तुम सोने ले पेट्रोल दे, आए समझ बात है। इस तरह की बात होता है, आए समझ में। तो एक तरह से विदेशी मुद्रा का काम करता है सोना, आए समझ में। देखिए कभी भी ना आप अपने रुपया से विदेशी सामान नहीं खरीद सकते हैं। जैसे कि यहाँ से अमेरिका जाइएगा ना तो अपना वाला रुपया लेकर नहीं चलेगा, उसको देना पड़ेगा डॉलर और चाहे का अमेरिकी रुपया, आए समझ बात है, अरे समझ में। तो जब वहाँ जाइएगा तो मान लीजिए चाय पिएगा, भारत वाला रुपया दीजिएगा तो कागज बुझेगा कौन बूढ़ा फोटो लेकर आ गया है, समझ रहे हैं। तो नहीं देगा आपको चाय, तो आपको लेकर जाना पड़ेगा कौन चीज़, डॉलर, आए समझ में। उसी तरह से पेट्रोल भारत सरकार खरीदेगा ना तो भारत वाला रुपया से नहीं खरीद पाएगा, वो खरीदेगा डॉलर से, और चाहे तो खरीदेगा सोना से, आए समझ बात है। क्योंकि सोना सबके लिए क्या हर जगह बराबर है, इसीलिए करके बिच्चे में, इसीलिए एटीएम बनाएगा। पैसा आप जमा करते हैं बैंक में, अब बिच्चे में मांग लेते हैं तो जितना दिन रहता है उतने दिन इंटरेस्ट देता है, तो ले लीजिए। इसीलिए एटीएम तैयार किया गया। आप सोना रख भी सकते हैं, जब आपको जरूरत होगा सोना का तो आप एटीएम में जाइए और सोना आप क्या करिए, रुपया के जैसे निकाल लीजिए। जितना ग्राम आपका है आपका खाता खुलेगा, इतना ग्राम आपके खाता में है, ये नहीं कि रखिएगा 10 ग्राम में निकालिएगा 50 ग्राम, सो बात नहीं, इसका खाता खुलता है, ऐसा नहीं बात है। हाँ, आभूषण बना हुआ नहीं, आभूषण बना हुआ में कॉपर मिला हुआ होता है, ऐसा नहीं बात है। चलिए उसके बाद देखिए पीएम मोदी के द्वारा मोपा हवाई अड्डे का उद्घाटन दिसंबर 2022 में गोवा में किया गया है। कहाँ किया गया है, गोवा में। चलिए साहब ये लास्ट हो गया साहब।